EL 203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इस सब्जेक्ट में सबसे पहले एक तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पर आधारित जो डिवाइसेस हैं उनका मेजरमेंट अर्थात मापन, जो भी वो क्वांटिटीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटीज़, वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, इन सब का मेजरमेंट या मापन किस प्रकार से करेंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी यंत्र इसके लिए काम में लिए जाएंगे। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो सब कुछ है इस सब्जेक्ट में। जैसे एक साधारण वोल्ट मीटर के माध्यम से हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, एक अमीटर के माध्यम से धारा मापी जा सकती है। तो वो मेजरमेंट कैसे होगा, उन डिवाइसेस का क्या कंस्ट्रक्शन है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये सब कुछ है इस सब्जेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन EL 203, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मापन का क्या महत्व है, उसको किसी स्टैंडर्ड राशि से कंपेयर किया जाता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है या वास्तविक मान है, उसकी तुलना में हम देखेंगे कि जो मापित मान है अर्थात जो भी राशि मापी जा रही है उसकी जो भी वैल्यू है वो कैसी आती है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो भी मेजरमेंट्स हम करेंगे, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटीज़ के लिए होगा, जैसे वोल्टेज है, करंट है, फ्रीक्वेंसी है, रेजिस्टेंस है, उनको विभिन्न डिवाइसेस के माध्यम से मेजर किया जा सकता है। तो एक हम देखते हैं, जैसे एक होता है हमारे पास एनालॉग मीटर। इसके लिए हमको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। जैसे एनालॉग मीटर जो है, एनालॉग मीटर में हमारे पास दो स्केल होगी। एक होगा ज़ीरो अर्थात ज़ीरो स्केल डिफ्लेक्शन, एक होगा ज़ीरो स्केल डिफ्लेक्शन, एक होगा मैक्सिमम जिसको हम कहते हैं, या फुल स्केल जिसको कहा जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एक ज़ीरो स्केल डिफ्लेक्शन, ज़ीरो स्केल का विक्षेपण, और ऐसे ही फुल स्केल का विक्षेपण या डिफ्लेक्शन। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एनालॉग मीटर है, ये पावर मीटर है, किलोवाट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इस डिवाइस में एक तो मिरर लगा हुआ होगा जिसके द्वारा ऑब्जर्वर उस रीडिंग को नोट कर सके। एक होगी हमारे पास स्केल, उस स्केल पर क्वांटिटीज़ मार्क की हुई हैं। इन जो भी वैल्यूज़ मार्क की हुई है उसके अनुसार इस डिवाइस की रेंज होगी। जैसे 0 से लेकर 800 किलोवाट तक ये डिवाइस मेजर कर सकता है। इसमें एक सुई लगी हुई होती है, एक नीडल लगी हुई होती है। इस नीडल का विक्षेपण या डिफ्लेक्शन बताता है कि हमारे पास रीडिंग क्या है। लेकिन इस प्रकार की डिवाइसेस में पैरेलैक्स एरर होता है, या आगे टाइप्स ऑफ एरर में भी देखेंगे हम। तो उस पैरेलैक्स एरर के कारण इस प्रकार की डिवाइसेस जो हैं उसमें त्रुटि की संभावना अधिक होती है। इसीलिए काम में ली जाती हैं डिजिटल मीटर्स। जैसे ये एक डिजिटल मीटर, इसमें जो वोल्टेज है या वैल्यू आ रही है 228 वोल्ट, ऐसे यहाँ पर 000 एम्पियर। तो ये है हमारे पास वोल्टेज और ये है हमारे पास एम्पियर, ये धारा। तो वोल्टेज और धारा जो है वो डिजिट्स के रूप में यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसका वेरिएशन डिवाइस की रेटिंग के अनुसार 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, उसके अनुसार जो भी वैल्यू है वो दिखाई जाएगी। डिजिटल मीटर्स में एक्यूरेसी या परिशुद्धता अधिक होती है, इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग मीटर्स। तो एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिकल वेरिएबल जो रहता है ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस और स्टेपलेस वेरिएशंस, जहाँ पर भी हमारे पास वेरिएशंस या तो कंटिन्यूस होंगी, और ऐसे ही डिजिटल के केस में हमारे पास क्या रहेंगी, डिजिटल क्वांटिटीज़ रहेंगी। तो एक तो मेरे पास एनालॉग मीटर है और एक हमारे पास डिजिटल मीटर है। इसके आधार पे ये इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाएंगे। अब सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें तो सिलेबस के अनुसार हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो फर्स्ट टॉपिक आता है जनरलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेजरिंग सिस्टम, अर्थात जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास होना चाहिए किसी भी मापन सिस्टम का या तंत्र का। तो किसी भी मेजरिंग सिस्टम का जो जनरलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। उसको एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि जिसमें उसमें एक मेजरिंग सिस्टम में या एक मापन तंत्र में कितने प्रकार के एलिमेंट्स काम में लिए जाएंगे, उनका इनपुट और आउटपुट से कैसे कनेक्शन होगा। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम। इसमें जो फंक्शनल एलिमेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के, सबसे पहले क्वांटिटी टू बी मेजर्ड जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं उसको कहा जाता है मेजरेंड, अर्थात जो भी राशि मापनी है वो मेजरेंड। ये इनपुट दिया जाता है एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट को। जनरली किसी भी मापन तंत्र में प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ट्रांसड्यूसर होता है जो इस नॉन इलेक्ट्रिकल या फिजिकल राशि को चेंज करता है किसी इलेक्ट्रिकल आउटपुट में, जैसे वोल्टेज में, धारा में। तो ये क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, मेजरेंड, ये दिया एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ट्रांसड्यूसर को। उसके बाद ये जाता है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट में।
वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट जो भी उसमें कुछ वेरी करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, जैसे मिली एम्पियर की वैल्यू को एम्पियर में चेंज करना है, या कोई और वैल्यू है जिसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, उसका आउटपुट जाता है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट में। वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट जो भी सूत्र हम काम में ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं पावर कैलकुलेट किया जा रहा है, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना है करंट से, या सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, प्रवर्धित करना है, या इंटीग्रेशन का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब कुछ होता है इस मैनिपुलेशन एलिमेंट में। किसी भी मापन तंत्र के लिए वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट और मैनिपुलेशन एलिमेंट को कहते हैं डेटा कंडीशनिंग एलिमेंट। डेटा कंडीशनिंग का अर्थ है डेटा में हमने कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, या कोई वैल्यू इंटीग्रेट कर दी, या डेटा को जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर दिया, तो डेटा कंडीशनिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसका आउटपुट जाता है डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट को। डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट इसके आउटपुट को देता है डेटा स्टोरेज और प्लेबैक एलिमेंट्स को। जो डेटा स्टोरेज और प्लेबैक के एलिमेंट्स होते हैं, ये इस डेटा को स्टोर करते हैं पीसी के माध्यम से या अदर स्टोरेज मीडियम से, और उसके पश्चात उस डेटा का प्लेबैक किया जा सकता है, अर्थात उसको फ्यूचर में भी काम में लिया जा सकता है, या उसमें और कोई फंक्शन अप्लाई करके अगर कुछ चेंज करना है सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो वो भी किया जा सकता है। फिर ये आउटपुट जाता है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट को। डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट जो भी डिस्प्ले यूज़ किया गया है, एनालॉग है या डिजिटल है, उसके आधार पर वैल्यू जो है वो ऑब्जर्वर जो है उसको रीड कर सकता है। अर्थात डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट जो भी आउटपुट है उस आउटपुट को ऑब्जर्वर को दे देता है। तो किसी भी मेजरिंग सिस्टम में फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं, एक तो सेंसिंग एलिमेंट, कन्वर्जन एलिमेंट, मैनिपुलेशन एलिमेंट, कंडीशनिंग एलिमेंट, ट्रांसमिशन एलिमेंट और प्रेजेंटेशन एलिमेंट। अगर सिस्टम में कन्वर्जन एलिमेंट और मैनिपुलेशन एलिमेंट दोनों यूज़ हो रहे हैं तो वही कंडीशनिंग एलिमेंट कहलाते हैं, और कहीं पर हो सकता है कि मैनिपुलेशन नहीं है और केवल कन्वर्जन एलिमेंट ही है, तो फिर उस सिग्नल को केवल एम्पलीफाई वगैरह करने के लिए कंडीशनिंग एलिमेंट यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ कन्वर्जन और मैनिपुलेशन एलिमेंट दोनों ही जो हैं वही कहलाते हैं कंडीशनिंग एलिमेंट। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, कि जो भी हम मापन में डिवाइसेस काम में ले रहे हैं, यंत्र काम में ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स काम में ले रहे हैं, उनके क्या अभिलक्षण या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई मीटर हमें परचेज़ करना है, तो उस मीटर को हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलक्षणों के आधार पे परचेज़ करेंगे। जैसे उसमें त्रुटि कम होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। दो प्रकार के होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक्यूरेसी है, प्रेसिशन है, सेंसिटिविटी है, रेजोल्यूशन है, थ्रेशोल्ड है, ये सब डिटेल में आएगा इसी यूनिट में। अर्थात मीटर में परिशुद्धता, सूक्ष्मता, उसका विभेदन, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही बैकलैश है, डेड जोन है, ट्रू वैल्यू है, अर्थात उसका जो वास्तविक मान है उसकी निकटतम इंस्ट्रूमेंट जो राशि है उसको मापनी चाहिए। तो ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अर्थात समय के साथ इनका परिवर्तन जो है वह नहीं होता है और ये कांस्टेंट रहते हैं। उसके बाद एक होता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स समय के साथ परिवर्तित होते हैं। एज सच डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे स्टेडी स्टेट है, या कोई पीरियोडिक सिग्नल है, या स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है, या ट्रांजिएंट है कि कुछ समय के बाद जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, या जो भी और कंपोनेंट्स काम में लिए गए हैं उसके आधार पे एक पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू जो है वो परिवर्तित होगी या चेंज होगी। तो जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है, क्योंकि अधिकतर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं फर्स्ट यूनिट में। तो फर्स्ट आता है हमारे पास एक्यूरेसी, जिसको कहा जाता है परिशुद्धता। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए या मापन यंत्र के लिए जो एक्यूरेसी है वो बहुत अधिक होनी चाहिए, अर्थात त्रुटि जो है उसकी संभावना बहुत ही कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट परिशुद्धता। परिशुद्धता कहलाती है प्राप्त मान की वास्तविक मान से निकटता, अर्थात जो भी हमारे पास मान दिया हुआ है उसकी ट्रू वैल्यू से उसके वास्तविक मान से कितनी निकटता है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। तो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो जो भी हमें मान मिल रहा है उसकी ट्रू वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है, मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से कंपेयर किया, वो मान उसके कितना निकट है वो बताता है कि सिस्टम में एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पॉइंट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी इज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। पॉइंट एक्यूरेसी, पॉइंट एक्यूरेसी अर्थात केवल एक पॉइंट पर या बिंदु पर परिभाषित की जाती है। जैसे मान लेते हैं 12 वोल्ट पे हमें एक्यूरेसी दी गई है ±2%,
तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 12 वोल्ट प्लस माइनस 2% ऑफ 12 वोल्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा 12.1 है या 12.2 है, इस सब पे वैल्यू जो है वो हमें या तो दी हुई होगी या फिर हमें कैलकुलेट करनी होगी, अर्थात हर एक बिंदु पे एक्यूरेसी जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत टीडियस प्रोसेस होता है, इसमें एक बहुत टेबल बनानी पड़ती है और उसके बाद हर एक पॉइंट पे एक्यूरेसी जो है उसको लिखना पड़ता है, इसीलिए बहुत टीडियस टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, इसीलिए इसको काम में नहीं लिया जाता। उसके बाद आता है एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू का अर्थ है कि जो हमारे पास वास्तविक मान है उसके परसेंटेज या प्रतिशत में ये वैल्यू बताई जाती है। जैसे ट्रू वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास 30 वोल्ट है, तो प्लस माइनस 2% ऑफ 30 वोल्ट, तो रीडिंग हमारे पास क्या होगी 30 वोल्ट प्लस माइनस 2% ऑफ 30 वोल्ट। तो केवल जो भी हमारे पास ट्रू वैल्यू उसके परसेंटेज में एक्यूरेसी बता दी जाती है। ये बेस्ट मेथड है जिसको काम में लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। इसमें एक जो स्केल रेंज होती है, जैसे 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 से लेकर 10 किलोवाट, उस पर एक्यूरेसी प्रतिशत में बताई जाती है। इस प्रकार के मेथड में जो एरर है वो होता है, अर्थात जो एक्यूरेसी है वो जो कम रीडिंग होती है उस पर एरर अधिक हो जाता है, इसीलिए इस प्रकार की एक्यूरेसी को भी कम काम में लिया जाता है। जो मेनली यूज़ की जाती है वो होती है परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, कि जो वास्तविक मान है उसी के प्रतिशत में, अर्थात प्लस और माइनस में हमें वैल्यू दी जाती है। उसके बाद जैसे एक्यूरेसी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास रीडिंग्स दी हुई हैं, ये रीडिंग्स हम कह रहे हैं कि एक्यूरेट हैं। एक्यूरेट इसीलिए क्योंकि इसका वास्तविक मान हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट। जो रीडिंग हमें प्राप्त हो रही है 5 रीडिंग्स वो हैं 9.9, 10.1, 10.0, 10.0 और 10.0। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू वैल्यू या वास्तविक मान से अधिक निकटता बता रही हैं, कि जो मान है ये मान जो है वो 10 वोल्ट की बहुत क्लोज हैं वैल्यूज़, इसीलिए वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी या रीडिंग्स क्या कहलाएंगी, एक्यूरेट। उसके बाद आता है विभेदन। विभेदन अर्थात रेजोल्यूशन। विभेदन या रेजोल्यूशन बताता है स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट। जब हमने इनपुट दिया किसी डिवाइस को तो उस इनपुट के अनुसार कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मीटर पे मिलेगा। जो भी स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट है या इंक्रीज़ है जो हमें आउटपुट की डिवाइस पे देखा जा रहा है, ऑब्जर्वर के द्वारा रीड किया जा रहा है, वह कहलाता है उसका रेजोल्यूशन। जैसे एक एनालॉग मीटर में जिसमें डिफ्लेक्शन स्केल होती है, उसमें डिफ्लेक्शन स्केल पर जो सबसे छोटा डिवीज़न होता है वो होता है हमारे पास विभेदन या रेजोल्यूशन। जो भी स्मॉलेस्ट डिवीज़न है उस स्मॉलेस्ट डिवीज़न से कम का आउटपुट वो नहीं दिखा सकता, अर्थात उससे मिनिमम का इनपुट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो मिनिमम चेंज इन इनपुट जो डिटेक्ट किया जा सके, कि जो भी हमारी डिवाइस या मापन यंत्र है जिसको हम काम में ले रहे हैं, जैसे वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर काम में ले रहे हैं या फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर काम में ले रहे हैं, उसमें जो भी मिनिमम चेंज है, कम से कम चेंज जो हम इनपुट में कर रहे हैं और उसके अनुसार जो आउटपुट उसमें परिवर्तित हो रहा है वो कहलाएगा उसका विभेदन या उसकी रेजोल्यूशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मीटर है, एक मिली एम्मीटर है, रेंज उसकी दी हुई है 0 से 1 मिली एम्पियर और उसमें 100 डिविजन्स हैं, अर्थात 100 डिविजन्स हैं। तो जो उसका रेजोल्यूशन होगा वो रेजोल्यूशन कितना होगा 1/100 इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है कि रेजोल्यूशन जो है वह होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। रेजोल्यूशन इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर है हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और -3, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 100, तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर या 10 माइक्रो एम्पियर। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ट्रांसड्यूसर है कोई, उसमें 0 to 250 न्यूटन की रेंज में मापता है या मेजर करता है। उसका जो फुल स्केल 0.1% की विभेदन पर जो न्यूनतम परिवर्तन है जो मापा जा सके, अर्थात जो उसका विभेदन है उसको कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1% उसकी फुल स्केल का। फुल स्केल कितनी है हमारे पास 250 न्यूटन, जो भी मैक्सिमम रीडिंग है। तो 0.1 इंटू 250
अपॉन 100 वैल्यू आ जाएगी 0.25 न्यूटन। अर्थात ये वो मिनिमम वैल्यू है जो उस मीटर के द्वारा, उस ट्रांसड्यूसर के द्वारा मेजर की जा सकती है या मापी जा सकती है। उसके बाद आता है रिलेटिव रेजोल्यूशन। रिलेटिव रेजोल्यूशन जो होता है वो बताता है किसी के सापेक्ष रेजोल्यूशन को। जैसे दो प्रकार के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन है। एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन है जैसे हमारे पास वैल्यू है डेल एक्स मिन, और एक जो रिलेटिव रेजोल्यूशन है उसमें हमारे पास वैल्यू आएगी डेल एक्स मिन अपॉन एक्स मैक्स, कि हमारे पास जो भी एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन है उसको हम किसी न किसी मैक्सिमम रीडिंग के सापेक्ष उसकी वैल्यू बताएंगे। उसके बाद आता है रेंज। रेंज जो होता है वह होता है टोटल रेंज ऑफ वैल्यूज़ विच एन इंस्ट्रूमेंट इज़ केपेबल ऑफ मेजरिंग। अर्थात जो भी यंत्र हम काम में ले रहे हैं मापन के लिए, उसकी टोटल रेंज कितनी है वैल्यूज़ की। जैसे 0 से 1 मिली एम्पियर के मीटर के द्वारा यदि मुझे 1 एम्पियर मापना हो तो मुझे उस मीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसकी रेंज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या फिर कोई अलग मीटर काम में लेना होगा। तो 0 से 1 मिली एम्पियर जो है उसकी रेंज है कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, और मैक्सिमम वैल्यू 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा जो वैल्यू है, मान है, वो मेजर नहीं किया जा सकता उस मीटर के द्वारा। तो जो भी हमारे पास रेंज रहेगा वो रेंज रहेगा हमारे पास टोटल रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो इंस्ट्रूमेंट माप सकता है। तो रेंज के लिए दो चीज़ें रहेंगी, एक तो रहेगा हमारे पास इनपुट रेंज जो डिफ़ाइन करेगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज़ को, और एक हमारे पास रहेगा आउटपुट रेंज जिसके अंदर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ आउटपुट के लिए डिफ़ाइन की जाएंगी या बताई जाएंगी। तो इनपुट रेंज इट डिफाइंस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल टू बी मेजर्ड। अर्थात जो भी वेरिएबल हमें मापना है उसकी क्या मिनिमम है इनपुट की रेंज, और ऐसे ही मैक्सिमम की इनपुट रेंज, और ऐसे ही आउटपुट की रेंज क्या बताएगी, जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है सिग्नल की जो भी आउटपुट में हमें दी जा रही है, अर्थात गिवन बाय द ट्रांसड्यूसर। जो भी ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट ट्रांसड्यूसर दे रहा है, उसकी क्या मिनिमम वैल्यू है, क्या कम से कम वैल्यू है, और ऐसे क्या अधिकतम वैल्यू है, क्या मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद आता है सूक्ष्मता या प्रेसिशन। कई बार किए गए मापन में जो समानता होती है या एग्रीमेंट विद इन अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स, ये कहलाता है सूक्ष्मता। जैसे बहुत सारी रीडिंग्स हमने ली, अर्थात बहुत बार मेजरमेंट किया, उसमें जो रीडिंग्स आ रही हैं उनमें कितनी समानता है, उनमें कितना एग्रीमेंट है। अब ये जो सूक्ष्मता होता है ये इस बात को नहीं बताता कि जो हमारा यंत्र है वो एक्यूरेट है या नहीं, परिशुद्ध है या नहीं। यह संभव है कि यंत्र जो है वह सूक्ष्म तो है, अर्थात रीडिंग्स आपस में तो एग्री कर रही हैं, लेकिन यंत्र एक्यूरेट नहीं है। तो प्रेसिशन कैन नेवर टेल अस अबाउट एक्यूरेसी। तो दोनों भिन्न चीज़ें हैं कि जो एक्यूरेसी है या परिशुद्धता है उसके विषय में प्रेसिशन जो है वो अधिक नहीं बता सकता। ये संभव है कि कोई इंस्ट्रूमेंट या यंत्र प्रेसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, दैट एन इंस्ट्रूमेंट, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ प्रेसाइज बट नॉट एक्यूरेट। उसके बाद प्रेसिशन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है हमारे पास कन्फर्मिटी होनी चाहिए, अर्थात जो भी वैल्यू आ रही है उनमें आपस में रीडिंग्स का एग्रीमेंट होना चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए कि निकटतम वैल्यू है। जैसे मान लेते हैं कि 20 वोल्ट के लिए हमने कोई वैल्यू ली, तो 20, 20.1, 20.2, 20.1 इस प्रकार की रीडिंग्स आनी चाहिए कि आपस में एग्री हो, 0.1, 0.2 इस टाइप का डिफरेंस हो। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी हम फिगर्स यूज़ कर रहे हैं इसमें, उनमें से जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज़्यादा होंगी उतना ही सिस्टम में या इंस्ट्रूमेंट में या यंत्र में प्रेसिशन जो है वो अधिक होगा, अर्थात सूक्ष्मता जो है वो अधिक होगी। तो किसी भी यंत्र के लिए कन्फर्मिटी होनी चाहिए प्रेसिशन के लिए, और ऐसे ही नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो भी अधिक होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑल डिजिट्स दैट आर मेजर्ड आर सिग्निफिकेंट। जो भी हम डिजिट्स मेजर कर रहे हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो प्रेसिशन में इंपॉर्टेंट है कि ज़ीरो एडजस्टमेंट एरर का ध्यान रखा जाए, कि जब भी ज़ीरो एडजस्टमेंट उसमें किया जा रहा है उस ज़ीरो एडजस्टमेंट में किसी प्रकार का एरर नहीं हो, त्रुटि नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। एग्जाम्पल्स,
जैसे मान लेते हैं ये जो रीडिंग्स दी गई हैं ये प्रेसाइज हैं, मान लेते हैं कहीं हमने रीडिंग्स जो ली वो है 10.3, 10.2, 10.3, 10.3, तो यहाँ पर मुझे 3 रीडिंग्स मिल रही हैं 10.3। आपस में रीडिंग्स क्या हैं, एग्री कर रही हैं और निकटतम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए प्रेसाइज रहेंगी ये रीडिंग्स, लेकिन ये एक्यूरेसी के विषय में नहीं बता सकती। जैसे अगर मैं यहाँ पर ट्रू वैल्यू कहीं पर भी नहीं लिखा है, मान लेते हैं कि मैं ट्रू वैल्यू कह देती हूँ 10 वोल्ट, तब तो ये कहा जा सकता है कि ठीक है एक्यूरेसी भी है और प्रेसिशन भी है। पर मान लेते हैं कि इसकी ट्रू वैल्यू या वास्तविक मान है हमारे पास 20 वोल्ट और ये रीडिंग्स आ रही हैं, तो अब इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रेसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है कि वैल्यू आनी चाहिए 20 वोल्ट, लेकिन इस प्रकार की वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। तो एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन को एक शूटिंग टारगेट के माध्यम से बता सकते हैं, जहाँ पर एक्यूरेसी है जो भी एक्सेप्टेड वैल्यू है, अर्थात जहाँ पर भी हम हिट कर रहे हैं बुल आई में, अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्रेसिशन है उस प्रेसिशन में हमारे पास आएगा टाइट ग्रुपिंग ऑफ शॉट्स कि जो फाइनली ट्यून्ड हैं, अर्थात पास के कितने शॉट्स हैं। जैसे फर्स्ट वाला फिगर यहाँ पर हमें मिल रहा है ये आउटपुट, तो ये हमारे सारे शॉट्स यहाँ पर लग रहे हैं बुल्स आई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी जो है वो हाई है और प्रेसिशन भी हाई है क्योंकि 3 बार एरो को शूट किया गया, एरो डाले गया, और यहाँ पर प्रेसिशन और एक्यूरेसी अधिक है। सेकंड वाला, यहाँ पर प्रेसिशन तो है, पास हैं वैल्यूज़, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, लगना यहाँ बीच में चाहिए था और यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए प्रेसिशन विदाउट एक्यूरेसी। उसके बाद थर्ड, प्रेसिशन एक्यूरेसी विदाउट प्रेसिशन, कि यहाँ पर अगर हम देखें ठीक है एक हमारा यहाँ पर लग तो गया, अर्थात एक वैल्यू तो हमने सही आ गई, बाकी में भी ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन प्रेसिशन नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ आपस में एग्री नहीं कर रही, बहुत दूर दूर हैं, इसलिए एक्यूरेसी विदाउट प्रेसिशन। एंड लास्ट, नो प्रेसिशन एंड नो एक्यूरेसी, कि यहाँ पर एरो होना चाहिए था लेकिन एरो हमें बहुत ही दूर दूर मिल रहा है, अर्थात कोई प्रेसिशन नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है वैल्यूज़ में, और ऐसी किसी भी प्रकार की कोई एक्यूरेसी नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है या नहीं, प्रेसाइज है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। तो इंस्ट्रूमेंट अगर प्रेसाइज है उसके बाद भी हो सकता है कि वो एक्यूरेट नहीं हो, जैसे ये प्रेसिशन विदाउट एक्यूरेसी। तो 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक तो हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रेसिशन, जैसे यहाँ पर यहीं पर भेदना था और यहीं पर एरोज जा रही हैं। एक है हाई प्रेसिशन और लो एक्यूरेसी, कि यहाँ पर प्रेसिशन तो अधिक है, जो हमें रीडिंग्स मिल रही हैं या जो एरो यहाँ पर शूट करना था वो तो पास है, लेकिन एक्यूरेसी लो है कि हमें यहाँ बीच में करना था और यहाँ पर जो निर्धारित जगह है वहाँ पर ये वैल्यू नहीं रही।